नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर हम हमारी मिशन 100 सीरीज़ को आगे बढ़ाने वाले हैं और इसके अंदर हम चैप्टर 9 साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स को देखने वाले हैं। तो दोस्तों आप देखते रहिएगा इस वीडियो को और इस वीडियो के अंदर हम वन शॉट के अंदर और बहुत कम टाइम में इस चैप्टर को कम्प्लीटली रिवाइज कर देंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, MCQ 2 मार्क्स 3 मार्क्स केस स्टडीज़ और बड़े वाले क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो आइए अब हम आगे बढ़ाते हैं अपने मिशन 100 को और आज हम यूनिट 9 को देखने वाले हैं जिसका नाम है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। बहुत ही कमाल का वाला चैप्टर है और इसके अंदर हम इन टॉपिक्स को देखने वाले हैं जिसमें हम पर्सनालिटी, मोटिवेशन, एक्सरसाइज, एडहेरेंस, देन एग्रेशन और साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को देखेंगे। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक जो कि पर्सनैलिटी। क्या उसके डेफिनेशन है, टाइप्स हैं, ट्रेट्स हैं, तो इनको हम देखेंगे। तो देखो एग्जाम में पर्सनैलिटी का क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा और वहाँ पर पूछा जाएगा कि डिफाइन पर्सनैलिटी। तो आपको सीधा की सीधा ये वाली स्लाइड छापनी है जिसमें लिखना है कि वर्ड जो पर्सनैलिटी है उसको पर्सोना शब्द से डिवाइड किया गया है, डिराइव किया गया है ना। और इसका मतलब होता है मास्क। मास्क मतलब मुखौटा, वो कोरोना वाला मास्क नहीं। तो पर्सनालिटी बेसिकली एक प्रकार का मास्क है जिसको इंडिविजुअल यूज़ करता है टू डील विद द सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। तो अपने आसपास के लोगों से डील करने के लिए इस मास्क का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर सभी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इंटरेस्ट और बिहेवियरल क्वालिटीज़ एक इंडिविजुअल की समाहित रहती है। तो एज इट इज़ ये छाप के आना है, 2 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। देन आगे हम बढ़ते हैं। तो फिर अगर आपसे टाइप्स पूछेगा तो फिर 3 मार्क्स का वाला क्वेश्चन बन जाएगा और वहाँ पर पूछेगा कि कौन कौन से टाइप्स हैं। तो इस तरह का बस आपको एक फ्लो चार्ट बना के आना है जिसमें पहला आ जाएगा फिजिकल बेसिस पे विलियम हर्बर्ट शेल्डन, है ना। पूरा याद नहीं रहे तो WH शेल्डन लिख देना। और जंग का जो क्लासिफिकेशन वो है दिमाग के बेसिस पर, मेंटल बेसिस पर। तो विलियम भाई ने क्लासीफाई किया है एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी। और जो जंग भाई है उन्होंने क्लासीफाई किया है इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। क्या क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। ये वाला टॉपिक एकदम ब्रीफ में बताता हूँ क्योंकि यहाँ से जनरली क्वेश्चन अब नहीं आते हैं। पहले अपने सिलेबस में स्पेसिफिकली लिखा हुआ था लेकिन अब सिर्फ टाइप्स लिखा हुआ है, तो हम एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं। तो देखो सबसे पहले एक्टोमॉर्फ मतलब क्या होता है, एकदम से पतला दुबला, है ना, यूजी चहल जैसा। तो बहुत ज़्यादा पतला होगा तो उसको बोलेंगे हम एक्टोमॉर्फ। देन ये जो पतले दुबले लोग रहेंगे ये क्या करेंगे, तो अगर कोई रेस होगी, है ना, कहीं स्टेमिना की आवश्यकता रहेगी तो इनका स्टेमिना सबसे ज़्यादा रहेगा। फिर मेसोमॉर्फ रहते हैं जिनकी परफेक्ट बॉडी शेप है, रेक्टेंगुलर बॉडी रहती है और टॉप नॉच एथलीट्स रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप बोल सकते हो कोहली। देन एंडोमॉर्फ जो रहते हैं वो रहते हैं गोलू मोलू, है ना। तो इनका जो एंड्योरेंस है वो थोड़ा सा कम रहता है और जैसे आपका जूडो कराटे हो गया, सूमो पहलवान हो गए, है ना, तो वो सब आपके एंडोमॉर्फ में आ जाएंगे। देन आगे बढ़ते हैं। तो जंग भाई ने 3 पार्ट में क्लासीफाई किया था, इसको जरूर से याद रखना, यहाँ से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। पहला आ जाता है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि इंटरनल वर्ड ऑफ थॉट से मोटिवेट होता है। पुअर सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका होता है, मूडी रहता है, अनसोशल है, क्वाइट रहता है हमेशा और पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट मतलब हमेशा नेगेटिव सोचने वाला। जबकि जो एक्सट्रोवर्ट रहते हैं वो एक्सटर्नल वर्ड ऑफ थॉट से अपने आप को एसोसिएट करते हैं। दे आर वेरी फ्रेंडली, कॉन्फिडेंट, रेस्पॉन्सिव और एकदम लाइवली रहते हैं और इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी रहती है। नेक्स्ट आ जाते हैं एम्बीवर्ट। तो इस तरह का आप एक फ्लो चार्ट मतलब डायग्राम बना के आना जिसके अंदर इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और बीच में आपका रहेगा एम्बीवर्ट, है ना। इसको हम वेन डायग्राम भी बोलते हैं मैथ्स में। तो ये मिक्स टाइप रहता है और इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट दोनों की इनके अंदर क्वालिटी रहती है। कम दोस्त रहते हैं लेकिन अच्छे दोस्त रहते हैं। आप बताइएगा कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। देन इसके बाद आगे चलते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है और ये है बिग 5 पर्सनैलिटी थ्योरी। तो बिग 5 पर्सनैलिटी थ्योरी के अंदर 5 ट्रेट्स अपने को याद रखने हैं और इसको आप याद रख सकते हो OCEAN, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है ना। एग्जाम में ओशन लिख के नहीं आना है, एग्जाम में पूरा पूरा लिख के आना है। O से आ जाएगा ओपननेस, C से कॉन्सेंटियसनेस, E से एक्स्ट्रावर्जन, A से एग्रीएबलनेस और N से आ जाएगा न्यूरोटिसिज्म। तो क्या होता है ये, तो देखो बेसिकली ये व्यक्ति के अंदर पर्सनालिटी की क्वालिटीज़ हैं, ये ट्रेट्स हैं, है ना। तो अगर सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द ट्रेट्स ऑफ पर्सनालिटी तो भी आपको यही लिखना है। ओपननेस मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि सोशल है, इमेजिनेटिव है, उसके अंदर इंटरेस्ट है चीज़ों को जानने का, क्यूरेटिव है ना, क्यूरोसिटी है, क्रिएटिविटी है और इमोशनल एंगल भी है। कॉन्सेंटियसनेस का मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन है, वो डेडिकेटेड है, हार्ड वर्क करता है और एक एस्पिरेंट है ना, चाहत रखता है चीज़ों की। एक्स्ट्रावर्जन मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि एनर्जेटिक है, पॉजिटिव है ना, एक्सेप्टिंग नेचर है उसका, सोशल है, टॉकेटिव है, फ्रेंडली है। एग्रीएबलनेस
तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि कोऑपरेटिव है, अपने आप को मैनेज करता है, लोगों को मैनेज करता है, देन सॉफ्ट हार्टेड है। और न्यूरोटिसिज्म का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि गुस्से को कंट्रोल करे, डिप्रेशन को कंट्रोल करे, उसमें ना जाए, है ना, स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सभी से दूर रहे और चिंता से भी दूर रहे, है ना। तो ये सारी अगर किसी के अंदर क्वालिटी तुम बोलेंगे कि वाह 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 क्या गजब की पर्सनालिटी है इसकी, तो ओशियन पर्सनालिटी है, ठीक है। तो उसको याद रखना है। और एक ये चार्ट है थोड़ा सा और डिटेल में समझने के लिए, हालांकि अपने को एग्जाम में वो पिछला वाला ही लिखना है ना। तो ये इसको मैंने थोड़ा सा बता रखा है कि ओपननेस, तो ओपननेस में हम क्या देखेंगे, एक ऐसा व्यक्ति जो कि क्रिएटिव, इंटेलिजेंट, वही वाली बात है जो उधर है, उसको यहाँ पर चार्ट फॉर्मेट में मैंने लिख दी है। देन आगे बढ़ते हैं हम, अगला टॉपिक है मोटिवेशन। मोटिवेशन एक लैटिन शब्द मूवेर से डिराइव किया गया है और इसका मतलब होता है टू मूव। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस से मूव होता है टूवर्ड्स द गोल, उसको मोटिवेशन बोलते हैं, है ना। इंटरनेट पे भी भरमार है मोटिवेशन की है ना, आप जहाँ जाओगे वहाँ पर आपको मोटिवेट किया जाएगा, भले खुद से कुछ हुआ हो ना, लेकिन भाई साहब मोटिवेट फुल दम लगा के किया जाता है। सो ये वाइडली एक्सेप्टेड है कि भाई चमत्कार होते हैं, लेकिन चमत्कार जब भी होते हैं जब आप भी उस डायरेक्शन में काम करते हैं और मोटिवेटेड रहते हैं, है ना। तो अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए तो इस तरह की लाइन चिपका के आ जाना, वरना ऊपर वाली लाइन लिखना है। इसकी एक और डेफिनेशन आप ये वाली लिख सकते हो मोटिवेशन की, यहाँ पर लिखी हुई है, द स्टेट ऑफ माइंड इन विच एन इंडिविजुअल इज फोर्स्ड बाय इंटरनल या एक्सटर्नल फोर्सेस टू अचीव द गोल, ठीक है। तो इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस से वो यहाँ पर इन्फ्लुएंस हो रहा है ताकि वो अपने गोल को अचीव कर पाए। दो तरह का मोटिवेशन होता है, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक जो कि अंदर से आए, ठीक है, इंटरनल फोर्सेस से आपको गोल को अचीव करने की एक, है ना, मोटिवेशन मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक। जबकि एक्सट्रिंसिक में क्या होगा, इंडिविजुअल इज फोर्स बाय एक्सटर्नल फोर्सेस आपको क्या कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स पे आप लिख सकते हो, जैसे इंट्रिंसिक में आता है सोशल अप्रूवल, है ना, मैं आईएएस की तैयारी करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे सोशल वैलिडेशन मिले, सब लोग मेरा सम्मान करें, जहाँ जाऊँ चीफ गेस्ट बन जाऊँ, है ना। और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है कि आईएएस की बत्ती देख लिया आपने ना, उसका रुतबा देख लिया आपने, उसकी गाड़ी देख ली, नौकर चाकर देख लिए, घर देख लिए, अरे यार ये भी चाहिए जीवन में, ठीक है, तो हो सकता है कि आप मोटिवेट हो जाओ, है ना। सेम किसी भी फील्ड के लिए आप इंट्रिंसिक भी मोटिवेट होता है, एक्सट्रिंसिक भी। जैसे अभी 12th में हो तो हो सकता है आप नीट की तैयारी कर रहे हो, जेई की तैयारी कर रहे हो, है ना, तो आप डॉक्टर की लाइफस्टाइल को देख रहे हो कि यार क्या गजब की लाइफ रहती है और मैं लोगों में इम्पैक्ट भी क्रिएट कर सकता हूँ, है ना, सोशल प्रेस्टीज है, सब है। आप इंजीनियर को देख रहे हो कि यार करोड़ों कमा रहा है गूगल में जाके, तो आप क्या करोगे, इससे मोटिवेट हो गए, बहुत इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। क्या टेक्निक्स है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है 3 मार्क्स में, तो बहुत सारी टेक्निक्स मैंने लिख दी है, इसको बड़ा चढ़ा के बस आपको एग्जाम में लिखना है। जैसे फीडबैक, तो किसी ने आपको फीडबैक दे दिया पॉजिटिव कि भाई बहुत सही कर रहा है लेकिन ये थोड़ा और कर ले, तो आप मोटिवेट हो जाओगे कि यार सही तो कर ही रहा हूँ, बस थोड़ा सा ये काम कर लेता हूँ। कोई आपको इवैल्यूएट कर दे, जैसे एग्जाम आपकी जब होती है तो आपको मार्क्स दिए जाते हैं, तो उस मार्क्स के बेसिस पे आप मोटिवेट होते हो कि अरे यार 90 आ गए, भाई थोड़ा सा और मेहनत करूंगा 95 आ जाएंगे, है ना। या फिर 100 में से 100 आ गए तो मोटिवेट हो जाओगे कि यार अब तो मैं लाइफ में कुछ बड़ा उखाड़ूंगा। देन उसके बाद लेंथ ऑफ प्रैक्टिस, कितना आपने प्रैक्टिस करी है, वैरायटी, है ना, कितनी आपको डाइवर्स चीज़ें मिल रही है। ऑडियंस, आपने देखा होगा कि स्टेडियम में भी कई बार प्लेयर्स, है ना, ऑडियंस को बोलते हैं, स्पेक्टेटर्स को बोलते हैं चीयर अप चीयर अप चीयर अप, तो वो चीयर करते हैं तो खिलाड़ी मोटिवेट हो जाते हैं। ईजी गोल सेटिंग, है ना, तो आपका लक्ष्य कितना गेटेबल है। क्रिटिसिज्म, कई बार ऐसा होता है ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, ना, उससे ही मोटिवेट हो जाते हैं कि भाई साहब ऐसा, अब देख मैं बताता हूँ तुझे, आईएएस बन के, है ना, या फिर जो भी है, जो भी आपके करियर एम्बिशंस है वो बन के। देन स्कॉलरशिप, है ना, तो आपने देखा होगा सरकार कई बार स्कॉलरशिप्स देती है, स्कूल स्कॉलरशिप्स देते हैं ताकि बच्चे मोटिवेट हो आगे पढ़ने के लिए। प्रेस, तारीफ, है ना, तो आप गए स्कूल में और किसी ने भाई साहब तारीफ कर दी दम लगा के, अरे यार तू तो बहुत ही गजब का पढ़ता है, मुझे भी पढ़ा दे, है ना, तो आप मोटिवेट हो जाओगे कि वाह 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 उसने तारीफ कर दी, अब तो देख मैं फर्स्ट रैंक लाए बिना रुकूंगा नहीं। देन इंटरेस्टिंग इन्वायरमेंट, है ना, उससे भी फ़र्क पड़ेगा। मीडिया में आप जैसे 12वीं में टॉपर बने, मीडिया ने इंटरव्यू लिया, फिर आप और मोटिवेट हो गए कह रहे यार ये तो सिर्फ 12वीं थी, अब तो मैं आगे देखो इंजीनियरिंग में क्या कमाल करता हूँ, या फिर जो भी आपका फील्ड है उसमें क्या कमाल करता हूँ। रिकॉर्ड बनाना, ग्रेडिंग, है ना, ग्रेडिंग आपको दी जाती है स्कूल्स में। और जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे टीम वर्क है तो टीम में बाकी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, आप भी मोटिवेट हो गए, तो ये सब ऐसी टेक्निक्स है जो कि आपको मोटिवेट कर देती है। और भी आप लिख सकते हो मन से, इसका तो अंत नहीं है ना, आप कितनी जोड़ दो इसमें। देन आगे बढ़ते हैं अपन, ये हमने देख ही लिया, इसके अगर आपको और थोड़ी अच्छी डेफिनेशन चाहिए, है ना, अच्छी क्या, वो वैसे उधर वाली भी यही लिखी हुई थी तो इसको मैंने वापस यहाँ पर लिख दिया है। इंटरनल फोर्सेज, एक्सटर्नल फोर्सेज, ये कीवर्ड्स याद रखना। देन नया टॉपिक है एक्सरसाइज एडहेरेंस, तो ये क्या होता है, इसके रीज़न, बेनिफिट, स्ट्रेटजीज देखेंगे।
तो सिर्फ और सिर्फ आपको अगर एडहेरेंस शब्द का मतलब भी पता है ना तो भी काम बन जाएगा। इसका मतलब होता है कि बिहेविंग अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर रूल, तो किसी रूल के अनुसार बिहेव करना, उसको बोलते हैं एडहेरेंस। बोलते ना कि यार आप एडहेयर करोगे या नहीं करोगे मेरे इस रूल से, है ना। एडहेयर करना मतलब बेसिकली बात मानना। तो सिंपल इन टर्म में अगर हम देखें 2 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये वाली डेफिनेशन लिख के आ जाना, इट इज़ एन एक्सटेंट टू विच इंडिविजुअल मेंटेन करता है एक एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, किस चीज़ में, फिजिकल एक्सरसाइज में, एंड एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइज इंटरवल। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक्सरसाइज एडहेरेंस है, तो हमें फिजिकल शब्द यहाँ पर लिखना पड़ेगा ना, फिजिकल एक्सरसाइज, कि क्या आप एक्सरसाइज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, क्या आप सेट शेड्यूल पे कर रहे हो नहीं कर रहे हो, क्या आप सेट टाइम पे कर रहे हो नहीं कर रहे हो, क्या जो एक्सरसाइज का डोज आपको बताया गया वो आप ले रहे हो नहीं ले रहे हो, है ना। देन उसके बाद और भी ये सारी चीज़ों को बेसिकली आपको फॉलो करना है ना। आपके ऊपर प्रेशर है लेकिन क्या प्रेशर के बावजूद भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो उन सारी चीज़ों को बोलते हैं हम एक्सरसाइज एडहेरेंस। क्या कारण है, क्या रीज़न है इसका, ताकि हम सोशल फिजिक की एंजाइटी को ओवरकम कर सकें, रिस्क ऑफ डिजीज़ हमारा कम हो जाए, रिक्रिएट कर लें हम, है ना। रिक्रिएट करना मतलब थोड़ा सा चेंज लाना, मेंटल रिलैक्सेशन हमें मिले और सोशलाइजेशन हो। जैसे जिम जाते हैं तो जिम में क्या होता है, बहुत सारे लोग मिलते हैं तो वहाँ पर एक सोशलाइजेशन हो जाता है और एक्सरसाइज से एडहेरेंस भी हो जाती है ना। रोज़ आप फिक्स शेड्यूल पे जाते हो, जैसे सुबह सुबह जा रहे हो, रोज़ जा रहे हो, देन क्या बेनिफिट होगा इसका, तो हेल्थ बेनिफिट रहेंगे, स्ट्रेस रिलीफ हो जाएगा, हैप्पीनेस मिलेगी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, देन सोशल कोहेजन मतलब आपका सामाजिक जो बॉन्ड है वो भी मजबूत होंगे, एंड वैल्यू ओरिएंटेशन होगा, है ना। मतलब आपको बहुत सारी वैल्यूज़ लाइक टीम वर्क, स्पोर्ट्समैनशिप, ये सारी चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी। देन क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं जिससे हम किसी व्यक्ति को एडहेयर करवा सकते हैं। पहला है कि कुछ गोल बना दो कि भाई साहब तेरे बड़े भाई की शादी आ रही है, तब तक तुझे एकदम स्लिम ट्रिम होना है, तो रोज़ जिम जाएगा, है ना। देन वेराइटी ऑफ एक्सरसाइज, एक की एक एक्सरसाइज कराओगे बोर हो जाएगा, भाई मैं नहीं जा रहा कल से जिम, लेकिन रोज़ अलग अलग तरीके की एक्सरसाइज रहेगी तो चल जाएगा। सोशल सपोर्ट रहे, है ना, 3-4 ग्रुप चल गया दोस्तों का, तो भाई साहब फिर तो रोज़ ही जाना है ना। साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कोई खिलाड़ी है ना, उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि भाई साल भर का कॉन्ट्रैक्ट है, रोज़ तुझे जिम जाना है। री इंटरवेंशन, है ना, आप इंसेंटिव्स रिवॉर्ड्स इनका यूज़ कर सकते हो कि जिम में जैसे जा रहा है, या फॉर एग्जांपल कोई प्लेयर है, एथलीट है, तो उसको रिवॉर्ड्स देना कि यार बहुत सही खेल रहा है, आज ले मेरी तरफ से क्रिकेट किट, आज मेरी तरफ से ये फीडबैक देना। प्रोसेस ओरिएंटेशन का मतलब होता है गोल्स विच आर मोर इंट्रिंसिक इन नेचर, है ना। एक्सटर्नल मोटिवेशन कम टाइम के लिए रहता है, इंटरनल मोटिवेशन लंबे समय के लिए रहता है। उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करो। हेल्थ रिस्क अप्रेजल मतलब आप पहले से ही उनकी जांच वाच करवा के बता दो कि देखो ये हेल्थ रिस्क हो सकता है, अभी अपन इसको अवॉइड कर सकते हैं, तो और मोटिवेट हो जाएगा एक्सरसाइज करने के लिए, नहीं भाई साहब कर लेता हूँ वरना फिर बेड पे जाना पड़ेगा। और हेल्थ के लिए एजुकेट किया जाए, तो ये सारी स्ट्रेटेजीज जिससे हम एक्सरसाइज एडहेरेंस को एनहेंस कर सकते हैं। देन एग्रेशन क्या होता है, आसान सा है ये कंसेप्ट, ये बेसिकली एक फिजिकल या वर्बल दोनों शब्द लिखना है ना, या तो भाई साहब ढिशुम ढिशुम या फिर गाली गलौज, है ना। तो ये दोनों तरह के बिहेवियर हो सकता है जो कि डायरेक्टेड रहता है टुवर्ड्स गोल ऑफ हार्मिंग अदर, हम चाहते हैं कि सामने वाले को नुकसान कुछ ना कुछ तो पहुंचाए, एंड आइदर फिजिकली या मेंटली। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं, छोटी सी डेफिनेशन एज इट इज आपके आना है 2 मार्क्स में। कितने तरह के होते हैं, तो 3 तरह के होते हैं। पहला है होस्टाइल एग्रेशन, जिसको एक और रिएक्टिव एग्रेशन के नाम से जानते हैं, ये और वाले नाम जरूर याद रखना है ना, एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। इंस्ट्रूमेंटल को चैनलाइज्ड एग्रेशन भी बोलते हैं, और असर्टिव को हम मतलब असर्टिव बिहेवियर एग्रेशन, है ना, ये तो सीधा ही है। तो क्या क्या होते हैं देख लेते हैं। होस्टाइल एग्रेशन का मतलब होता है सामने वाले को हार्म पहुंचाना, या तो फिजिकल या मेंटल, और एग्जाम्पल के तौर पे क्रिकेट में डेलिबरेटली बाउंसर डालना, है ना, तो बिल्कुल हैंडमेड क्या से निकलेगी बैट्समैन के और वो डर जाएगा कि अरे भाई ये तो बहुत खतरनाक बॉलर है। देन इंस्ट्रूमेंटल या चैनल एग्रेशन पॉजिटिव रहता है, जिससे आप कंपटीशन जीतते हैं। इसमें एक्चुअली आप गुस्सा नहीं होते हैं, है ना, बेसिकली इसमें आप अपनी स्किल्स को और ज़्यादा एग्रेसिवली शो करते हैं, जैसे एग्रेसिवली फुटबॉल में बॉल को टैकल करना। असर्टिव बिहेवियर मतलब क्या होता है, लेजिटिमेट फोर्स लगाना और सामने वालों को साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट करना, मतलब मेंटली, फिजिकली नहीं। तो मेंटली कैसे करोगे, सामने वालों को गाली गलौज करना, ठीक है, तो उसको आपने मारा नहीं लेकिन उसके मन में वही बात चलेगी कि यार इसने मुझे गाली क्यों दी, तो स्लेजिंग भी इसको हम बोलते हैं क्रिकेट की टर्म्स में। देन कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो एग्रेशन, पहला है प्रेस फॉर नॉन एग्रेसिव बिहेवियर, तो जो एग्रेशन नहीं दिखा रहा है उसको आप प्रेस करो, ऐसे क्लूज को आप रिमूव कर दो जिससे एग्रेशन आ सकता है। कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज लाइक इमेजिनेशन, सेल्फ टॉक आप बता। देन स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक, है ना, तो स्ट्रेस कैसे मैनेज किया जाए उसको बताया जाए।
देन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मतलब एक खिलाड़ी को पॉजिटिवली मोटिवेट करे कि भाई साहब तू गुस्सा मत कर। देन एम्फेसिस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द इवेंट, जैसे वर्ल्ड कप का फाइनल है और भाई साहब कोई गुस्सा करने लग गया तो मैच तो चला जाएगा ना हाथ से, तो उसको बताया जाएगा कि भाई फाइनल है ना, चैनल एग्रेशन रखो, दूसरा एग्रेशन मत रखो। देन पीनलाइज द एथलीट जो कि बार बार ऐसा काम करता है, आपने देखा होगा क्रिकेट में है ना, जैसे कई बार बाउंड्री पे कोई प्लेयर है और वो फॉर एग्जांपल या तो किसी और प्लेयर को गाली दे रहा है या फिर है ना गलत साइंस कर रहा है या फिर वो अब्यूज़ कर रहा है किसी क्राउड को, तो वहाँ पर उसको पिनलाइज किया जाता है ताकि इस तरह का बिहेवियर आगे ना हो। कोच का बिहेवियर वो अगर काम रहेगा तो फिर धीरे धीरे प्लेयर्स का भी बिहेवियर काम हो जाएगा। लास्ट है अपने पास कौन से साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स है स्पोर्ट्स के अंदर, तो पहला है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम का मतलब है कि हम अपने आप की कैसे वैल्यू करते हैं और कैसे हम अपने आप को परसीव करते हैं अपने आप को, है ना। तो ये इसके कीवर्ड्स है, हाउ वी वैल्यू और हाउ वी परसीव आवरसेल्व्स, और ये बेस्ड होता है हमारे ओपिनियंस पे, बिलीव्स पे, क्या हमारे खुद के बारे में ओपिनियन है ना। देखो आगे शब्द जुड़ा हुआ है सेल्फ, तो सेल्फ मतलब हमारे खुद की क्या इमेज है, तो ये आपको लिखना है। एंड वी ऑल्सो माइट थिंक ऑफ दिस एज अ सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो ये खुद के ऊपर विश्वास। देन साइंस के आपका लो सेल्फ एस्टीम में क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क में कि आप सेल्फ एस्टीम से क्या समझते हो, ऐसे कौन से साइन है जिससे आपको पता लग जाएगा कि एक व्यक्ति का सेल्फ एस्टीम लो है। तो पहला है कि आप खुद पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, देन कॉन्स्टेंटली कंपेयर किया जा रहा है, देन ऐसा बिहेवियर आपका हो गया है कि आप दूसरों को बस खुश करना चाहते हो ना, पीपल प्लीजिंग बिहेवियर। देन यू आर फीलिंग लिटिल कंट्रोल ओवर योर लाइफ, ऐसा लगता है कि यार आपका तो खुद की लाइफ पे कंट्रोल ही नहीं है, दिन भर सोने में ही निकल जा रहा है। एंड आप बाउंड्री सेट नहीं कर पा रहे हो कि कौन आपका कितने पास आएगा और कौन दूर रहेगा। देन मेंटल इमेजरी, ये ऑलमोस्ट आसपास ही चीज़ है और ये बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन होता है चीज़ों का आपके दिमाग में, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि आप आगे चलकर एक बहुत ही बड़े डॉक्टर बनना चाहते हैं नीट के एग्ज़ाम क्लियर करके या जेई एग्ज़ाम क्लियर करके आप आईआईटी बॉम्बे में जाना चाहते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, मन में उसकी इमेज बना रहे हैं, आप अपने आप को आईआईटी बॉम्बे के क्लासरूम में इमेजिन कर रहे हो, है ना, या आप अपने आप को एम्स दिल्ली के क्लासरूम में इमेजिन कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं मेंटल इमेजरी। और स्पोर्ट्स में कैसे यूज़ होता है ये कि खिलाड़ियों को सपने दिखाए जाते हैं कि भाई साहब वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हो, हाथ में वर्ल्ड कप महसूस करो, है ना। ये करोगे तो आप क्या रहोगे, पॉजिटिव रहोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे, आपको अपना लक्ष्य दिखेगा कि नहीं भाई जो देखा है मन में उसको मेरे को साकार करना है सपने को। सेल्फ टॉक मतलब नाम से क्लियर है कि अपने आप से बात करना अपनी, इससे क्या होगा कि जो अपनी अंदर की आवाज़ है आप उसको टटोल पाएंगे कि आप क्या सोचते हैं चीज़ों को, है ना। और देखो सबसे बेस्ट जो प्रॉब्लम सॉल्वर है वो आप खुद ही हैं ना, अपनी प्रॉब्लम्स को कांच के सामने बोलो। जैसे आप बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाते हो, है ना, तो किसी और के पास जाओगे उसको क्या पता आप क्यों चलाते हो, क्या आपका एडिक्शन है, लेकिन अगर आप खुद से बात करोगे, है ना, इमेज मतलब मिरर में जाके आंखों से आंखें डाल के कि भाई अब बोल क्या क्यों ऐसा कर रहा है तू, है ना, तो आपके अंदर से जवाब आ जाएगा कि भाई इसलिए कर रहा हूँ, तो फिर आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, है ना। ऐसे ही स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी कि बार बार फेलियर हो रहा है, बार बार भाई साहब फुटबॉल में गोल ही नहीं जा रहे हैं, क्रिकेट में 0 पे आउट हो जा रहे हैं, बॉलर है तो विकेट नहीं ले पा रहा है, तो वो अपने आप से बात करेगा, तो इससे क्या होगा कि उसकी प्रॉब्लम्स या जो परेशानियाँ हैं वो सॉल्व हो जाएगी, है ना। तो इंटरनल डायलॉग रहता है जिसमें आप पॉजिटिव नेगेटिव जो भी बातें हैं सब आप बोलते हो, है ना, और इससे आपको एट द एंड ऑफ द डे जो भी बेस्ट सोल्यूशन है वो मिल जाता है। तो ये था। एंड लास्ट अपने पास गोल सेटिंग। गोल सेटिंग मतलब क्या होता है, नाम में छुपा हुआ है कि बेसिकली एक गोल बनाना और उसके लिए क्या एक्शन प्लान रहेगा उसको भी डिज़ाइन करना, ताकि एक व्यक्ति मोटिवेट हो और अपने गोल को अचीव करने के लिए वो कार्य करने लग जाए, है ना। इसमें आप ये SMART इस तरह का एक एक्रोनिम भी यूज़ कर सकते हो। जो गोल होगा आपका स्पेसिफिक रहेगा, मेजरेबल रहेगा, ऐसा गोल जिसको आप नाप सको, अटेनेबल है ना, वहाँ तक पहुँच सको। ऐसा नहीं भाई साहब ख्वाबों में पुल बना लिए कि भाई अब तो मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बन के दम लूँगा, है ना, और क्या काम है छोटा मोटा कुछ, है ना। तो ऐसे गोल्स नहीं रहने चाहिए, रियलिस्टिक रहे और टाइम बाउंड मैनर में आप उसको कंप्लीट करें। ठीक है, तो ये था अपना चैप्टर। थैंक यू सो मच। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, सवाल या सुझाव हो तो उसको आप जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोज़ बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को आप जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।